बालकनी से एक बार धक्का देने की कोशिश की गई थी, लेकिन स्लाइडर था तो मैं बच गई, नहीं तो मैं 12 फ्लोर से गिर जाती। मैं दरवाज़ा खटखटाती रही, मुझे आवाज़ आ रही थी अंदर से। आधे घंटे तक किसी ने भी मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोला। मेरी मम्मी ने जैसे ही उनको देखा ही बस कि उन्होंने पूरा का पूरा जार मेरे ऊपर डाल दिया। मेरी सैंडल लेकर मेरा बेटा मेरे पीछे-पीछे चल रहा था। एम्बुलेंस में भी उसने कुछ नहीं खाया, हॉस्पिटल में उसने कुछ नहीं खाया। जब जब मुझे पट्टियाँ लग रही थी, मैं रो रही थी, मैं चिल्ला रही थी, वो कह रहा था कुछ नहीं होगा मम्मी आपको, आप ठीक हो जाओगे। उसके बाद वो वहाँ से भाग गए। उनके भी कपड़े जले थे, उन्होंने नए कपड़े खरीदे। शॉप की भी फुल सीसीटीवी फुटेज है। नमस्ते, मेरा नाम रूमा यादव है। मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पर आज भी उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं किसी ऐसे फैमिली से हूँ जहाँ पर मुझे सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि मेरे फादर का सपोर्ट मुझे हमेशा से रहा। उन्होंने हमेशा हमको सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए। हम 2 बहनें हैं, मेरी एक छोटी बहन है, उसने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की है, मैंने एमएसडब्ल्यू कंप्लीट किया हुआ है। मैं पढ़ाई कंप्लीट कर ही रही थी अपनी, मैं एमएसडब्ल्यू कर रही थी बाहर बिलासपुर से, तभी मेरे लिए एक रिश्ता आया। पहला रिश्ता था वो मेरा, क्योंकि लड़का गवर्नमेंट जॉब में था तो फैमिली ने कहा कि शादी तुम कर लो। हालांकि शादी मैं करना चाहती नहीं थी, लेकिन सब वही बोलने लगे कि गवर्नमेंट जॉब है तो कर लो। फिर मैंने फाइनली एक्सेप्ट किया कि नहीं चलो, मैं कर लेती हूँ। और मैंने अपने तरफ से सब कुछ अच्छा रखने की कोशिश की। तो 2012 में मेरी शादी हुई। उसके बाद मैं अपने ससुराल गई थी 4 दिन के लिए। उसके बाद पखफेरे होने के बाद मैं मुंबई चली गई थी। मुंबई में मेरा पहला दिन ही बहुत अजीब था। जब मेरे हस्बैंड ऑफिस गए तो जो दरवाजे की कुंडी होती है उसको ऊपर कर कर गए थे वो, कि अगर मैंने दरवाज़ा खोला तो वो नीचे हो जाएगी। और ये हुआ भी, क्योंकि किसी जो हम रेलवे क्वार्टर में रहते थे तो उस घर में किसी का लेटर आया था जो पहले रहते थे, तो उसके लिए मैंने दरवाज़ा खोला। हालांकि वो कुंडी गिरी नहीं थी नीचे, मैंने देखा कि ऊपर क्यों है, लेकिन उस वक्त मुझे डाउट नहीं हुआ और मैंने उसको नीचे कर दिया। तो वो जब ऑफिस से आए उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई आया था? मैंने कहा नहीं, लेकिन एक लेटर आया था। उस वक्त में मुझे ये समझ नहीं आया कि ये इंसान ऐसा हो सकता है, इसकी सोच ऐसी हो सकती है। उनका मतलब अपनी फैमिली से बात करना चुपके चुपके, उसके बाद मुझे कुछ नहीं बताना या छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतना रिएक्ट करना कि मुझे धक्का दे देना, या फिर मुझे बालकनी से एक बार धक्का देने की कोशिश की गई थी, लेकिन स्लाइडर था तो मैं बच गई, नहीं तो मैं 12 फ्लोर से गिर जाती, जिसके बारे में मैंने अपने घर में बताया भी था। लेकिन सब वही कहने लगे कि अ, तुम एक काम करो, एक बेबी कर लो तो शायद सब ठीक हो जाएगा। फिर 1 साल बाद मेरा बेटा हुआ। मुझे मेरे बेटे के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, हालांकि वो बहुत छोटा था, लेकिन बच्चों को तो शौक होता ही है। तो इस बात पर उनका बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने मुझे एक थप्पड़ लगाया था। उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी शॉक थी मैं, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैं अपने बेटे को लेकर मार्केट गई थी, और जब मैं मार्केट से आई तो वो सो रहे थे। और फिर मैं दूसरे कमरे में अपने बेटे को लेकर सोने चली गई। और फिर मैं, जब मेरा बेटा सो गया, मैं कभी भी उसके सामने वायलेंस नहीं करना चाहती थी। पहले भी जब बातों का वायलेंस होता था तो मैंने कभी भी अपने बेटे के सामने कुछ भी नहीं कहा था। मैं रात को गई, मैंने कहा दोबारा मेरे ऊपर अगर हाथ उठाया तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा। ये बात कहकर मैं सोने चली गई थी। मेरे ससुराल वालों का रिएक्शन तो हमेशा ही मेरे लिए नेगेटिव रहा। उनको यही लगता था कि मैं शायद मुंबई में रहती हूँ तो मैं इंजॉय करती हूँ। हमारे यहाँ गणपति का फंक्शन होता था मुंबई में बिल्डिंग के नीचे, तो उसके लिए मैं नीचे गई थी। मैं 11:30 बजे वापस आ गई थी और मुझे अंदर से आवाज़ आ भी रही थी कि वो और मेरा बेटा अंदर है, लेकिन ना मैं कुछ भी इंजॉय करती थी तो उनको अच्छा नहीं लगता था। मैं दरवाज़ा खटखटाती रही, मुझे आवाज़ आ रही थी अंदर से। आधे घंटे तक किसी ने भी मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे मेरे नानी के यहाँ जाना था जबलपुर, वहाँ भी मेरे मामा के लड़के की शादी थी। तो हम जा ही रहे थे ट्रेन में, ट्रेन काफ़ी फुल थी तो हम बैठ के गए थे। फिर ट्रेन खाली हुई तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा लेट जाती हूँ। कटनी स्टेशन पहुँचे ही थे हम,
और ट्रेन खाली हुई। मैं जैसे ही लेटी, मेरी मम्मी ने देखा कि पीछे से कोई एक जार लेकर आ रहा है, लेकिन उनको लगा कि कोई चाय वाला होगा या कुछ। मेरी मम्मी ने जैसे ही उनको देखा ही बस, कि उन्होंने पूरा का पूरा जार मेरे ऊपर डाल दिया। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि एसिड क्या होता है, तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या हुआ। बस मेरी स्किन बहुत ज़्यादा जलने लगी और मैं सीट से ही नीचे गिर गई। खड़ी हो गई थी पहले मैं, फिर मैं सीट से नीचे गिर गई। फिर मेरा मतलब मैंने कुर्ती पहन रखी थी, वो पूरी कुर्ती जल गई थी। फिर एक लेडी ने अपना दुपट्टा मेरे ऊपर डाला और उसके बाद कुछ लोग बोलने लगे कि ये एसिड है, सब मेरे पास आ गए। जैसे ही मेरे ऊपर एसिड गिरा और मैं नीचे गिर गई, ठीक है, मेरी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा हो गया था। मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं मर गई हूँ, लेकिन मुझे ना सीट पर मेरा बेटा दिखाई दिया। क्योंकि बस वो इसलिए भी बच गया क्योंकि मैं लेटी हुई थी, मेरे पैर के साइड मेरी मम्मी थी और मेरा बेटा सामने वाली सीट पर था। तो मुझे वो दिखाई दिया और उसके बाद मैं खुद से ना ऐसे हाफ नी के से उठी और फिर लोग बोलने लगे कि एसिड है, लोगों ने पानी डालना शुरू किया। तो जब एम्बुलेंस आई तो मेरी सैंडल लेकर मेरा बेटा मेरे पीछे पीछे चल रहा था। एम्बुलेंस में भी उसने कुछ नहीं खाया, हॉस्पिटल में उसने कुछ नहीं खाया। मुझे नहीं, वो मुझे जब मैं मुझे पट्टियां लग रही थी, मैं रो रही थी, मैं चिल्ला रही थी, वो कह रहा था कुछ नहीं होगा मम्मी, आपको आप ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा मम्मी। मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो वक्त। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उतना छोटा बच्चा ये सब कैसे फेस कर पाया। ये इतना महंगा ट्रीटमेंट है कि हर दिन का 30,000 40,000 रुपये लग रहा था और नॉर्मल फैमिली के लिए इतना अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। फिर भी मेरे पापा ने 1 महीने तक मेरा ट्रीटमेंट करवाया। जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो मेरी बहन और मेरे पापा और मेरे बड़े पापा के लड़के मेरे भैया, ये लोग पहुँचे हॉस्पिटल। हमको उस टाइम तक नहीं पता था कि ये किसने किया है। फिर उसके बाद ना पुलिस आई, पुलिस ने मुझसे भी बहुत कुछ पूछा। पुलिस को पहले ही पता चल गया था, ये उनको पता चला सीसीटीवी फुटेज से। और वो आए थे क्योंकि वो रेलवे में ही हैं, उनको बहुत नॉलेज था, इसी का उन्होंने फ़ायदा उठाया कि क्योंकि कटनी के पास जहाँ पे ट्रेन रुकती है वो जगह बिल्कुल सुनसान है, वहीं पर यह हादसा हुआ था। तो वहाँ पे ट्रेन करीब आधे पौन घंटे रुकती है। तो उसके बाद वो वहाँ से भाग गए। उनके भी कपड़े जले थे, उन्होंने नए कपड़े खरीदे, शॉप की भी सीसीटीवी फुटेज है। उसके बाद एयरपोर्ट गए, वो एयरपोर्ट से वो मुंबई गए और उसके बाद वो ऑफिस भी गए ताकि किसी को शक ना हो। और उसके बाद दूसरे दिन छुट्टी लेकर वो यहाँ आ भी गए थे मुझसे मिलने, लेकिन पुलिस को ये सब पता चल गया था। और जहाँ से उन्होंने एसिड लिया था उसके बारे में भी पता चल गया था। उसने बताया कि उन्होंने कहा कि घाव हो गया है किसी को बहुत गहरा, उसको भरने के लिए एसिड चाहिए, तो उस शॉपकीपर ने दे दिया था। मेरे हस्बैंड जब मुझसे मिलने आए तो उनका एकदम नॉर्मल रिएक्शन था कि कैसे हो गया, क्या हो गया। और क्योंकि उनको भी जला था तो मैंने उनको, मुझे तो लगा कि भाई अभी मैं अपने बेटे को केयर नहीं कर पा रही हूँ। मैंने उनको बोला कि इसको गोद में ले लो, वो ठीक से उसको गोद में ले भी नहीं पा रहे थे। सुबह 4 बजे उन्होंने मेरे बेटे को उठा के उसको नहला लिया और खुद भी नहा के रेडी हो गए। पता नहीं क्या प्लान था कि वो उसको लेके जाना चाहते थे, लेके भागना चाहते थे या क्या था। 6-8 महीने तक तो मैं बेड से ही नहीं उठ पाती थी। मुझे बेड से उठने के लिए भी हेल्प चाहिए होती थी, किसी की ड्रेसिंग कंटिन्यू हो रही थी। मेरे नेक से लेकर पूरे कमर तक मेरी ड्रेसिंग होती थी। मेरा ये पूरा नेक, ये पूरा हाथ, ये हाथ, पूरा बैक मेरा बर्न है। 2020 में नवंबर में मेरे डैड का भी एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चले गए। वो 1-1.5 महीने तक हॉस्पिटल में थे कोमा में, फिर उनकी डेथ हो गई। अब उस टाइम हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं था, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो उस टाइम भी, वो वक्त भी ऐसा था 1 साल तक कि मेरी पट्टियां लगना तो बंद हो गई थी, ड्रेसिंग होना बंद हो गई थी, लेकिन घाव मेरे पूरी तरीके से नहीं भरे थे। अब उन उस चीज से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। लोग कहते थे कि लोग रोते नहीं है, इसके पापा को इतना, इसके पापा नहीं है, लोग रोते नहीं है। लेकिन वो हम ही लोग जानते हैं कि वो वक्त हम लोग के लिए कितना मुश्किल था। तभी फिर मैंने सोचा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में। तो फिर मैंने शुरू किए ट्यूशंस। उस समय मेरा हाथ पूरा ऊपर नहीं उठता था, तो मैंने ट्यूशन ली एक।
वो मैं पैदल जाती थी। फिर मुझे एक ट्यूशन और मिल गई और फिर 3 ट्यूशन करके मैं रोज़ 10 किलोमीटर चलती थी सिर्फ़ 3 क्लासेस पढ़ाने के लिए। फिर एक दिन मेरे फ़ोन में कॉल आया, वो मेरे हस्बैंड का ही कॉल था, लेकिन वो क्रिसमस का दिन था, तो मैं नहीं देख पाई क्योंकि घर में ट्यूशन के बच्चे थे। दूसरे दिन मैंने उस गवर्नमेंट लॉयर को फ़ोन किया, जो मेरा केस देख रहे थे। उन्होंने कहा कि आज क्रिसमस का दिन है, मुझसे बाद में बात करना, छुट्टी के बाद, 2 तारीख के बाद। मैंने कहा देखिए मैं सिर्फ़ इतना पूछने के लिए फ़ोन की हूँ कि मेरे पास फ़ोन आया है, तो उन्होंने मुझे बोला कि 2 तारीख के बाद कॉल करना। फिर मैंने 2 तारीख के बाद कॉल किया उनको, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उसको बेल मिल गई है, जो कि वो चाहते तो मुझे पहले भी बता सकते थे, या लेकिन उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया। जब भी मैं अलोन फ़ील करती हूँ, मेरा बेटा है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो फर्स्ट पर्सन है जिसने मुझे बोला कि मम्मी आप फेस कवर क्यों करती हो? तो मैंने कहा सब पूछेंगे तो क्या होगा? तो उसने कहा कि बता देना। तो मैंने कहा कि और अगर सब देखते रहे बस और कुछ नहीं पूछा, तो उसने कहा फिर देख रहे हैं तो देखने दो, आप फेस कवर मत किया करो। तो वो हमेशा से मेरी इंस्पिरेशन रहा है, सपोर्टिव रहा है मेरे लिए, इसलिए मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। जब मैं बेड पर थी, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने भी सबसे पहले यही वो प्लेटफ़ॉर्म है कि मैंने लक्ष्मी अग्रवाल का वीडियो जो स्टॉक पर ही देखा था फर्स्ट टाइम, और उस टाइम पर मेरे पास मोटिवेट करने के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म था फ़ोन पर कि जहाँ पे मैं वीडियोस देखती थी, तो मुझे लगता था कि हाँ, लोग और भी हैं जो कई तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मुझे भी अपने लिए कुछ करना है अब। जो स्टॉक आशा के मन से आज मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आपका पहला थप्पड़ ही वहीं आपको रोकना है, क्योंकि जो आज ठीक नहीं हुआ है वो कभी ठीक नहीं होगा और ये वायलेंस बढ़ता ही जाएगा। मैंने कोई स्टेप नहीं लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं आगे क्या करूँगी, मेरे बेटे का क्या होगा, लेकिन आज मैं अपने बेटे के साथ अकेले ही हूँ ना, उसके लिए कर ही रही हूँ सब कुछ। वही चीज़ अगर मैं पहले कर लेती तो शायद मेरी लाइफ कुछ और होती। हालाँकि मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को मोटिवेट रखा और आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया। तो पर मैं नहीं चाहती कि किसी के भी साथ कोई हादसा हो, तो आप पहले ही कदम पर इस तरह की चीज़ों को रोकिए और अपने लिए सही निर्णय लीजिए। ज़िंदगी में बहुत ऑप्शन है, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी ही नहीं है, तो फिर हमारे पास बच ही क्या जाएगा। पहले मेरा बेटा हमेशा गुस्सा होता था, ठीक है? वो किसी से बात नहीं करता था, परेशान रहता था, लेकिन अब वो बहुत खुश है। क्योंकि वो उस माहौल में नहीं, उस नेगेटिविटी से वो बहुत बाहर है, और मैं आज इन चीज़ों के साथ भी अपने बेटे को खुश रख पाती हूँ, उसकी हर चीज़ें फुलफ़िल कर रही हूँ, वो बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में। तो ये मत सोचिएगा कि अगर आप किसी के लिए ज़िम्मेदार हैं, आपका बच्चा है, तो आप कुछ नहीं कर पाएँगी इसलिए आप ये सब सह रही हैं, बिल्कुल भी नहीं। कभी आप ये ना करें, आप अपने लिए डिसीज़न लें। मुझे भी आज ये मंच इसलिए मिला है क्योंकि मैं इस हादसे से हार कर नहीं, जीत कर निकली हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर माँ अपने बेटे को औरत की रिस्पेक्ट करना सिखाए, और मैं हर औरत से ये बात कहना चाहूँगी कि आपके खिलाफ कुछ भी गलत होता है तो आप उसके लिए आवाज़ उठाएं। धन्यवाद।